वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हम स्टडी करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का इवोल्यूशन कैसे हुआ, जिसको हम कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। इसके बाद हम स्टडी करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर को। इसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे एटीपी एटीपी सिंथेज के बारे में। फिर उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन को। इंट्रोडक्शन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक ग्रीक वर्ड से क्या है डिराइव्ड है। जैसे माइटो का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल। तो हम कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो ग्रेनुलर होता है और फिलामेंटस हो सकता है। और ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनलीज होता है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। ये प्रोटोजोआ में भी पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। 19th सेंचुरी में हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या हो गया कि ऑब्जर्व किया गया था और इसको तब क्या है बायोब्लास्ट कहा गया। और ये बायोब्लास्ट आल्टमैन ने कहा था 1894 में। इसके बाद जो ये स्ट्रक्चर है इसको माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है ये बेंडा ने दिया था 1897 में। माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप और जो साइज है वो वेरिएबल है और कांस्टेंट है अगर वो सिमिलर टाइप के सेल में पाया जाता है। और ये डिपेंड करता है कि अगर वो सेम फंक्शन क्या है, अगर वो परफॉर्म करे तो वो क्या होगा कि सेम या कांस्टेंट साइज का होगा या शेप का होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के अंदर देखने के लिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को जीनस ग्रीन के साथ स्टेन करते हैं, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ब्लूइश ग्रीनिश कलर में दिखाई देता है। जिसको हम माइट इसको क्या करते हैं फिर हम अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देख लेते हैं, जिससे हमें ग्रीनिश जो ब्लू कलर है या ब्लू ग्रीनिश जो कलर है वो हमें दिखाई देता है। तो हमें पता चल जाता है कि कौन से लोकेशन पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनलीज भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है और जो राइबोसोम्स होता है वो 70s का राइबोसोम होता है। और ये जो सर्कुलर डीएनए और 70s का राइबोसोम्स होते हैं ये सिंथेसाइज करता है कई सारे प्रोटीन्स को। तो तकरीबन ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये 15 प्रोटीन्स को क्या है सिंथेसाइज कर सकता है। इसीलिए हम इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। बट इसका ज़्यादातर जो प्रोटीन है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उसको कोड करता है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल, राइबोसोमल और ट्रांसफर आरएनए। और कुछ जो प्रोटीन्स है इनर मेम्ब्रेन का उसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या है इनकोड करता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यानी न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होता है। अब हम स्टडी करेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, या हम इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल के अंदर कहाँ से आया। इसी जो हाइपोथेसिस है इसी को हम इंडो सिम्बायोटिक हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं। शुरुआत में क्या हुआ कि जब प्रिमिटिव अर्थ था तो अर्थ का जो टेम्परेचर था ये 5000 से 6000 अर्थ का टेम्परेचर था। इस टेम्परेचर पे जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और जो नाइट्रोजन था ये कभी भी क्या है फ्री स्टेट पे नहीं प्रेजेंट थे। तो ये हमेशा क्या है था कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट था। जैसे कि जो हमारा कार्बन था वो डाई कार्बन के फॉर्म में प्रेजेंट था या साइनोजन के फॉर्म में प्रेजेंट था या मीथेन के फॉर्म में प्रेजेंट था या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट था। जो हमारा नाइट्रोजन था ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता था मेटल के साथ नाइट्राइड्स के फॉर्म में।
इसके बाद जो ऑक्सीजन था ये हमेशा ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता था और जो हाइड्रोजन था हमारा ये कंबाइन होता था ऑक्सीजन के साथ, तो ये वाटर का फॉर्मेशन करता था। अगर जो हाइड्रोजन है वो अगर नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड होता तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता, और हाइड्रोजन हमारा क्या है, कार्बन के साइड क्या है, अगर कंबाइंड होता तो ये मीथेन के फॉर्म में प्रेजेंट था। अब जो अर्थ है, अर्थ में क्या है कि जो वाटर प्रेजेंट था, ये वाटर हमेशा क्या था, ये वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट था, वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट था। तो और ये जैसे ही वेपर क्या है कि प्रेसिपिटेट होता था, तो प्रेसिपिटेट होकर जैसे ही अर्थ में आता था ये वापस एवोपोरेट हो जाता था, क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर था उस टाइम पे ये 5000 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक अर्थ का टेम्परेचर था। इसी वजह से जो वाटर प्रेसिपिटेट होके अर्थ के सरफेस पे आता था वो वापस एवापोरेट होके क्या है, एटमॉस्फेयर पे पहुंच जाता था। अब ये जो प्रोसेस था ये कंटिन्यू कई मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलता रहा, जिसकी वजह से अर्थ क्या हो गया, थोड़ा सा कूल्ड हो गया और उसमें एबिलिटी आ गई वाटर को होल्ड करने की, जिसकी वजह से लार्ज वाटर बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि जो एटमॉस्फेरिक जो हमारा अमोनिया, मीथेन और मिनरल्स थे रॉक्स के, वो डिसॉल्व हो गए वाटर में और एक्युमुलेट हो गया हमारा कहाँ पे, हमारा वाटर में एक्युमुलेट हो गया है। और ये वाटर में जब एक्युमुलेट हुआ तो इसका जो पीएच था वो 8 था पीएच। अब अर्थ का जब टेम्परेचर इसी प्रोसेस की वजह से जब क्या हुआ 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, तो हमारा जो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स था, जैसे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद ऑक्सी और हाइड्रो ऑक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ। और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और अमाइनो जो एसिड्स थे ये सी वाटर में उस वक्त प्रेजेंट थे, और सी वाटर क्या था उस टाइम पे थोड़ा सा हॉट था। इसी वजह से जो हाल्डेन थे उन्होंने इसको कहा द हॉट डाइल्यूट सूप कहा। इसके बाद जो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे उनका पॉलीमराइजेशन होना स्टार्ट हुआ और कंडेंसेशन होना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से क्या है, पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन हुआ, फैट्स का फॉर्मेशन हुआ, प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, प्यूरिन, पैरामाइडिन, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि और इसमें कई सारे चेंजेस आए होने की वजह से, एक्युमुलेट होने की वजह से क्या हो गया कि हमारा जो फॉस्फोलिपिड था उसका फॉर्मेशन हुआ। फॉस्फोलिपिड के बाद क्या है, कॉजरवेट का फॉर्मेशन हुआ। ये कॉजरवेट में क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह क्या था, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसके बाद हमारा डीएनए का क्या है, फॉर्मेशन हुआ। डीएनए के बाद ईओ बाइंड्स का फॉर्मेशन हुआ। ईओ बाइंड्स को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं या तो लिविंग सेल कह देते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि इस के बाद हमारा क्या है कि एनारोबिक बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि साइनोबैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ। साइनोबैक्टीरिया। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया थे ये क्या करते थे कि हमारा ऑक्सीजन को रिलीज कर देता था। तो ऑक्सीजन को जब एटमॉस्फेयर पे जब रिलीज करता था तो इससे एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन का जो अमाउंट था वो इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने के बाद एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो गया। अब इसी वजह से क्या हो गया कि जो हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो एरोबिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, एरोबिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनका फॉर्मेशन हुआ, जो कि कैपेबल थे जो ऑक्सीजन को यूज करके अपना जो एनर्जी वो रिलीज करने में। इसके बाद क्या हुआ कि यही जो एरोबिक लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनका जो क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थे, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या हो गया, इनफोल्डिंग होना स्टार्ट हुआ। तो इसे हम कहते हैं इनफोल्डिंग।
तो इनफोल्डिंग जैसे ही होना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो गया, इनक्लोज हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो थोड़ा-सा क्या एक्सटेंड हुआ। एक्सटेंड होने के बाद क्या हुआ, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन हुआ। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और SER का फॉर्मेशन हुआ। इस इस टाइम पे जो भी हमारा सेल था उसको हम प्रोटो यूकेरियोट कहा जाता था। तो ये जो प्रोटो यूकेरियोट था, इसके बाद क्या हुआ कि कुछ जो एरोबिक जो बैक्टीरिया थे, इसको एरोबिक बैक्टीरिया को इसने क्या किया कि इनगल्फ कर लिया, चाहे वो प्रे के फॉर्म में किया हो या तो पैरासाइट के फॉर्म में। इसको इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करने के बाद क्या हुआ कि जो ये एरोबिक बैक्टीरिया थे, तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया थे, ये क्या करने लगे, ऑक्सीजन को जो यूज करके क्या हो गया, एटीपी का फॉर्मेशन करने लगे, जो कि एटीपी ये इस सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इस एटीपी को यूज करने की वजह से क्या हो गया कि ये जो हमारा प्रोटो यूकेरियोट सेल था, इसको डाइजेस्ट नहीं करता, और डाइजेस्ट ना करने की वजह से क्या हो गया, ये अब क्या होने लगे कि सिम्बायोसिस कंडीशन में एक दूसरे के साथ रहने लगे, जिसकी वजह से ये जो एरोबिक बैक्टीरिया थे, ये माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया। इसी को हम इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं। इसी तरीके से क्या हुआ कि हमारा जो साइनोबैक्टीरिया था, ये साइनोबैक्टीरिया था, ये भी क्या हो गया कि ये प्रे के फॉर्म में इंटर कर गया, या तो पैरासाइट के फॉर्म में क्या हो गया कि ये इस सेल के अंदर एंटर कर गया। अब जैसे ही एंटर कर गया तो ये जो साइनोबैक्टीरिया थे, ये क्या थे कि फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, फोटोसिंथेसिस कर सकते थे। तो इसी वजह से फोटोसिंथेसिस करने की वजह से बाद में ये जो साइनोबैक्टीरिया थे, ये क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गए। तो इसी क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया, तो हम इसको कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो फॉर्मेशन हुआ है या इवोल्यूशन हुआ है, इस थ्योरी को हम कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, एक पिक्चर से समझने की कोशिश करेंगे। इस पिक्चर से यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन है। तो डबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि इसका जो ये वाला जो आपको लेयर दिखाई दे रहा है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेन में क्या होता है कि लेस क्या होता है आपका, लेस प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लेस प्रोटीन प्रेजेंट है। दूसरा है कि इसमें क्या है, मोर क्या है आपका, लिपिड प्रेजेंट है। तो ये लिपिड क्या है, मोर प्रेजेंट है लिपिड। और ये क्या होता है, परमिएबल भी है, परमिएबल भी है। अब परमिएबल ये किसके थ्रू होता है, कई सब्सटेंस इसके अंदर इंटर कर सकते हैं। इसमें क्या है, कुछ चैनल्स होते हैं, जो आपको ये ब्लू कलर में ये चैनल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये चैनल्स क्या है, पोरियंस प्रोटीन से बना हुआ होता है, जिसके थ्रू क्या है, कई सारे एलिमेंट या आपके सब्सटेंस इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मेम्ब्रेन है उसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, रिस्पायरेटरी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। तो रिस्पायरेटरी कॉम्प्लेक्स को हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं, जो कि क्या है कि इलेक्ट्रॉन को क्या है कि ट्रांसपोर्ट करता है, जिसकी वजह से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है कि इसी जो इनर मेम्ब्रेन है, इस पे एटीपी सिंथेसिस प्रेजेंट है, और एटीपी सिंथेसिस क्या है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। और जो ये हमारा क्या है कि इनर मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ क्या होता है कि इनफोल्ड होता है। तो आप ये से देख सकते हैं इनफोल्डिंग को। इस इनफोल्डिंग को क्रिस्टा हम कहते हैं। अब इस क्रिस्टा में क्या होते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स लगे हुए होते हैं। इस स्ट्रक्चर्स को हम कह देते हैं F0 F1 पार्टिकल कह देते हैं।
जो कि क्या है एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा कि जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, इतना जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह देते हैं। ऐसे ही क्या है कि अंदर की तरफ क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है कि हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, इसके अंदर कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे पायरुवेट डीहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल के जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट होता है, फैटी एसिड के जो ऑक्सीडेशन होने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट होता है, अमाइनो एसिड का ऑक्सीडेशन होने के लिए जिन एंजाइम की ज़रूरत होती है वो सब प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, और जो राइबोसोम है वो हमारा 70S होता है प्रोकैरियोट टाइप का, और एटीपी प्रेजेंट है, एडीपी भी प्रेजेंट है, फॉस्फेट और आयंस प्रेजेंट है। आयंस में जैसे मैग्नीज आयन प्रेजेंट है, मैग्नोज आयन प्रेजेंट है इसमें, और इसके अलावा जो आयरन के आयन प्रेजेंट है। तो ये जित या हम कह सकते हैं कैल्शियम के भी आयन प्रेजेंट होते हैं। तो ये जितने भी आयन्स हैं, ये इन जो भी एंजाइम्स इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, उसके लिए क्या है कि इम्पॉर्टेंट है उनके एक्टिवेशन के लिए। इसके अलावा मैट्रिक्स पे क्या है, ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है, और ग्रेन्यूल्स के अंदर फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एटीपी जो सिंथेज किसे कहते हैं। एटीपी सिंथेज को F0 F1 पार्टिकल भी कह देते हैं हम लोग, या ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं। अब देखिएगा, इसको इस तरीके से समझते हैं इस पिक्चर से। आप यहाँ पे ये जो लेयर देख रहे हैं, तो इसको हम इनर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन में ये आप देख रहे हैं एम साइड लिखा हुआ है। एम साइड का मतलब होता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स साइड। अब इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि ये है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन में ये लिखा हुआ है सी साइड। सी साइड का मतलब होता है साइटो सोल का जो साइड होता है उसको साइटोसोलिक सी साइड कह देते हैं, या साइटोसोलिक साइड भी हम कह देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन में क्या है, 4 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, जिसको इस 4 कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स हम बोल देते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि आपका ट्रांसफर हो रहा होता है, आपका कहाँ पे, इंटर मेम्ब्रेन वाले स्पेस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होता है। इसी की वजह से क्या होता है कि जो हमारा अब मैट्रिक्स वाले रीजन से क्या है कि जो हाइड्रोजन आयन है वो सी साइड पे आ जाता है, और ओ एच जो है वो एम साइड पे रह जाता है, यानी मैट्रिक्स साइड पे, जिसकी वजह से क्या है पीएच ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। यानी जो लो पीएच होता है कहाँ है, सी साइड में होता है, और हाई पीएच क्या होता है आपका यहाँ पे एम साइड में होता है। सॉरी, ये सी लिखा होता है, एम साइड है ये, यानी एम साइड में हायर पीएच होता है, और लोअर पीएच क्या होता है, सी साइड पे होता है। अब ये जो हाइड्रोजन आयन क्या है आपका सी साइड पे प्रेजेंट होता है। अब हाइड्रोजन आयन क्या है कि ये इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल है, यानी ये क्या है कि आपका इनर मेम्ब्रेन से इंटर नहीं कर सकता है। तो इनर मेम्ब्रेन से इंटर नहीं कर पाने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो क्रिस्टा होता है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो क्रिस्टा है, तो क्रिस्टा के थ्रू ये क्या करता है, इंटर करता है। तो क्रिस्टा में क्या है आपका, हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है कौन सा पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल प्रेजेंट होता है, जिसको हम ऑक्सीसोम कहते हैं,
या ऑक्सीसोम के अलावा हम कह देते हैं एटीपी सिंथेज कह देते हैं इसे। अब यहाँ से क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन इधर की तरफ इंटर करना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे ही ये क्या है एटीपी सिंथेज यानी ऑक्सीसोम्स के पास पहुंचता है, तो यहाँ पे जो ये आपको रेड जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस रेड स्ट्रक्चर को हम एफ नॉट कह देते हैं और बेस कह देते हैं। ये एफ नॉट क्या होता है, एम्बेडेड होता है हमारा क्रिस्टा में, यानी इनर मेम्ब्रेन में ये एम्बेडेड होता है। तो ये जो एफ नॉट जो पार्टिकल्स है, हमने कहा एम्बेडेड होता है, इनर मेम्ब्रेन में होता है, और इसमें ये जो नॉट लगा हुआ है एफ नॉट पे, ये जीरो नहीं है। एक्चुअली में ये स्टैंड करता है ओलिगोमाइसिन के लिए, जो कि एक टॉक्सिन है, जो कि एफ जो हमारा नॉट है उसके साथ बाइंड करके क्या करता है, वर्क करता है। तो ये जो एफ नोट है, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को एंटर कराने में हेल्प करता है। इसके बाद ये सेंटर की तरफ आप एक ये ब्लैक स्ट्रक्चर देखिएगा। इस ब्लैक स्ट्रक्चर को हम स्टॉल किया F5 या X6 पार्टिकल्स कहते हैं। पार्टिकल्स कहते हैं हम लोग, पार्टिकल्स। इसके बाद क्या होगा, ये जो आपको पिंक वाला जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है, इस पिंक वाले रीजन को हम हेड कह देते हैं, या तो F1 पार्टिकल कहते हैं। ये F1 पार्टिकल को हम एटीपी सिंथेसिस भी कहते हैं, एटीपी सिंथेज भी कह देते हैं, या एटीपीएस भी बोल देते हैं। रीजन ये है क्योंकि ये एडीपी को यूज करके क्या करता है कि हमारा क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है और प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है, जो कि इधर की तरफ आप देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसका फंक्शन क्या क्या होता है, कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे कि हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, जनरेट करता है एटीपी को, और इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कह देते हैं। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिट्रिक एसिड साइकिल भी चल रहा होता है, यानी सिट्रिक एसिड साइकिल भी होता है, जिसको हम क्रैब साइकिल भी कह देते हैं। दूसरा, इसके अंदर फैटी एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, अमाइनो एसिड के सिंथेसाइज होते हैं कुछ। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो एक और फंक्शन है, जो स्पर्म होता है हमारा, उसके जो मिडल पीस होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है के स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी एटीपी होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये कई सारे सब्सटेंसेस को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, इंक्लूडिंग जैसे अमाइनो एसिड हो गया, हीम ग्रुप हो गया, जो कि हमारा हेमोग्लोबिन या हम मायोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि जो लीवर सेल में प्रेजेंट होता है, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करता है। इसके अलावा जो कैल्शियम आयन है, अगर उसका कंसंट्रेशन क्या है साइटोप्लाज्म में इंक्रीज हो जाए, तो क्या होता है कि जो कैल्शियम आयन के जो ट्रांसपोर्टर होते हैं इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया के, जिसकी वजह से ये कैल्शियम क्या है, अंदर की तरफ मैट्रिक्स पे एंटर कर जाता है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस करता है। अब इसको इस तरीके से समझते हैं, ये हमारा एग है और ये हमारा स्पर्म है। जब क्या होता है कि ये दोनों फर्टिलाइज्ड होता है, तो हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जब होता है, तो इसका क्या होता है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे आ जाता है, तो हम इसे कहते हैं न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो एग का न्यूक्लियस होता है, दोनों का क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, यानी फ्यूज्ड हो जाता है। इसके बाद हमारा का जो स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम कहते हैं जाइगोट। तो तो ये जो जाइगोट बनता है, तो इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, इसमें साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है,
ये क्या होता है कि एग का माइटोकॉन्ड्रिया होता है कि जो कि ज़ायगोट में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसीलिए हम इसको कह देते हैं साइटोप्लाज़्मिक इनहेरिटेंस। इसके अलावा क्या होता है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जैसे कि क्या होता है कि जब सेल कोई स्पेसिफिक टास्क को परफ़ॉर्म कर रहा होता है, तो सेल को क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी की जब ज़रूरत होती है तो एनर्जी की वजह से क्या होता है कि सेल क्या होता है स्ट्रेस कंडीशन में चला जाता है। उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है कि उस ऑर्गन में, ताकि क्या हो सके, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज़ हो सके और एटीपी का क्या हो सके, फॉर्मेशन हो सके। तो ये इस तरीके से होता है। आप अब यहाँ देखिएगा कि ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ईआर जो ट्यूब्यूल्स है वो क्या कर रहा है, इनसर्कल होना स्टार्ट हो जाता है। ईआर ट्यूब्यूल्स यानी हम एस ई आर की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो एस हमारा एस ई आर है, तो एस ई आर इसके साथ इनसर्कल होना स्टार्ट हो जाता है। इनसर्कल जैसे ही होना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाता है, जगह पे कंस्ट्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। कंस्ट्रिक्शन होना स्टार्ट हो गया और कंस्ट्रिक्शन होने के बाद क्या होता है कि साइटोसोल से क्या है कि कुछ प्रोटीन को और रिक्रूट करता है। तो आप ये ग्रीन कलर में ये प्रोटीन देख सकते हैं, DRP1 प्रोटीन कहते हैं। तो ये भी क्या है कि यहाँ पे ये बाइंड हो गया, आप देख सकते हैं DRP1 जो प्रोटीन है यहाँ बाइंड हो गया। तो कंस्ट्रिक्शन को क्या करता है, ये और इंक्रीज कर देता है और उसके बाद ये सेंटर से क्या है, फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। फ्यूजन होने की वजह से आप यहाँ देख सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो टू माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और कई बार क्या होता है कि जैसे ही इनका फंक्शन कंप्लीट हो जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाते हैं, आपस में फ्यूज्ड भी हो जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे अब ये फ्यूज्ड हो गया है, जो फ्यूज्ड हो जाता है वो एलोंगेटेड होता है। एलोंगेटेड होता है और जो क्या है कि फ्यूजन से माइटोकॉन्ड्रिया बने होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं। तो ये हमें याद रखना है ये वाली बात। आज हमने डिस्कस किया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि माइटोकॉन्ड्रिया का इवोल्यूशन कैसे हुआ। फिर हमने डिस्कस किया कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस का क्या फंक्शन है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है। लास्ट में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को डिस्कस किया। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।